क्योंकि अब देखिए जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट में नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, तो ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया, तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको, वहां बंद कर देगा आपका पानी। तो आप ये कह ऐसे रहे हैं कि ये अगर इंडस वाटर ट्रीटी को ही सिर्फ इस लिमिटेड तरीके से समझने की कोशिश करूं तो ये सिर्फ एक गीदड़ भक्की है भारत की जनता को दिखाने के लिए। चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, कि अगर आप पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से। अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है, ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटल फील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात कि जंग सिर्फ इंडिया करना चाहेगा, क्योंकि ये जो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, वो हमारी तरफ हुई है, तो हम रिटेलिएट करना चाहेंगे। पर दिक्कत ये आ गई है कि अब सिचुएशन बदल गई है। ये मैं थोड़ा सा समझा दूं आपके व्यूअर्स को कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि अब जो है ये बायलैटरल बात नहीं रही हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये जो हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ये जो 370 हटाया, 35A हटाया जम्मू और कश्मीर से, उसके बाद चाइना के सारे जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर शी जिनपिंग से लेके नीचे तक, सबने ये बार बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ये संप्रभुता है, हम उसके लिए सपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो आप देखिए ये जब हुआ है उसके बाद ये जब 370 हटा है तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में PLA भी आके बैठ गई है ईस्ट लद्दाख में, ऊपर से ये स्टेटमेंट आ गई है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है ये अब जंग जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। और चाइना के पास इतनी आज ताकत है कि उसको असला अपना भेजने की जरूरत नहीं है, काइनेटिक वॉर जिसको कहते हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। तो आज क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, जो असलियत है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो फौज है उसके सामने 5 बड़े बड़े मसले खड़े हैं। और वो 5 मसले हैं, सबसे बड़ा तो है कि जैसे जो इंडियन आर्मी है उनके ये सब ट्रक जाएंगे, एमुनिशन जाएगा, खाना पानी जाएगा फ्रंट पर, तो उसकी सिक्योरिटी की बात हो गई है। क्योंकि अब देखिए जब जंग होगी, जिस तरीके से हमने कश्मीरियों के साथ धोखा किया है ओवर द इयर्स, अब ये बहुत मुश्किल है कहना कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो यहां पे देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हो रहे हैं, जिससे कि हमारी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसमें बहुत सारी फौज लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, क्योंकि उन्होंने कहा है चीनियों ने कि हम खड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, तो जो चीन का फ्रंट है वहां पर वो अपनी हरकत शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास ताकत है उसमें से आधी से ज्यादा ताकत हमें वहीं छोड़नी पड़ेगी। वो हम पाकिस्तान के फ्रंट में नहीं ला सकते, क्योंकि ये खतरा नहीं लिया, चांस नहीं ले सकते कि चीन क्या कर दे। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला तो जंग है ही है जो होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। यहां भी दिक्कत है, यहां 2 बड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली दिक्कत यह है, जैसे मैंने आपको बताया, जितना भी हमारे पास सामान है वो फाइनाइट है, ये नहीं है कि अनलिमिटेड है। उसको हमने वहां छोड़ दिया चीन के फ्रंट पे, तो वैसे ही हमारे पास चीजें कम हो गई। एयरफोर्स चीफ बार बार बयान दे चुके हैं कि मुझे ऑथराइज्ड है 42.5 स्क्वाड्रन, मैं आज 30 है मेरे पास, वो 30 से भी कम है, उसमें से भी आधी से ज्यादा आप समझ लीजिए चीन के पास चली गई, तो लड़ाई किसके साथ करेंगे आप, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि आज चीन के पास काबिलियत है, वो राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पाकिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारे पास नहीं होगी। मतलब पूरा जंग का जो थिएटर है वो पाकिस्तान को दिखाई देगा। उनकी मिसाइल्स को गाइड करने के लिए उनके सैटेलाइट्स अवेलेबल होंगे, बेदू सिस्टम। तो ये तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है।
चौथी दिक्कत क्या है कि आपने देखा है कि चीन ने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हैं हमारे हिंदुस्तान पे, पूरे मेनलैंड पर, जैसे मुंबई में हुआ था 2020 के अंदर। अब वो मानते नहीं है क्योंकि अकाउंटेबल नहीं होते। उन्होंने जो ये किए थे साइबर अटैक, उसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत है साइबर वॉर करने की, बिना हाथ दिखाए हुए अपना। और पूरे हमारे देश में हमारे एटीसीज हैं, हमारी रेलवेज है, पावर स्टेशन है, हमारे बैंक्स हैं, एटीएम्स हैं, इन सबको वो बिल्कुल जाम कर सकते हैं। अच्छा, और लास्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जंग जब होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो कितना आपके पास सामान है, बिकॉज दिस इज अ वॉर ऑफ एट्रिशन दैट मैटर्स। इसलिए जरूरी चीज ये होती है कि उनके पास जरिया है आज कि रेगुलर सप्लाई आती रहेगी चीन से, हमारे पास नहीं है। तो जब आप ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारी जंग की तैयारी नहीं है। तो मैं एक बात, पहली बात तो देखिए, दोनों ही देश न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत है, और पूरी दुनिया भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि ऐसा हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर इसको भी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज किया जाए तो भारत अगर, लेकिन चीन के साथ ऐसा मौका नहीं आया कभी इतिहास में कि हम उनके साथ सामने जीत पाए हों, बल्कि उनके सामने टिक भी पाए हों। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि सीधे तौर पर, यानी कि चीन की बाकायदा फौज से हमें लड़ना होगा, चीन की सरकार? देखिए मैं आपको बताता हूं, दो बातें बिल्कुल क्लियर करता हूं। पहली बात है, अभी तक तो मैं बोल रहा था इसमें चीन को हमसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। चीन को सिर्फ अपनी वो क्षमता जो कि जैसे साइबर होती है, एंटी स्पेस कैपेबिलिटीज होती है, ये सब उनको देने की जरूरत है। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि जो स्पेयर पार्ट्स है, एमुनिशन है, उसकी रेगुलर सप्लाई रहे। पाकिस्तान को ये देने की जरूरत है कि उनको पूरा जो है बैटल फील्ड दिखाई दे। तो ये सब चीजें मिल जाती हैं तो उसमें पाकिस्तान का फायदा होता है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया जब आप ये कह रहे थे कि इंटरनेट रोक सकता है हमारा, या हमारे एटीएम जो बैंक्स हैं उनके ऊपर, उनको एक तरह से पैरालाइज कर सकता है, ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे काम करेगा। ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं साइबर का मतलब होता है जितनी भी आज डिजिटाइजेशन हुई है, मतलब कंप्यूटर लगे हैं। आज हम देखिए हिंदुस्तान में कंप्यूटर हमारे फाइनेंशियल, हमारे बैंकों में लगे हैं, हमारे पावर स्टेशन में लगे हैं, हमारे एटीसी पे लगे हैं, हमारी ट्रेन के वहां पर भी कंट्रोल होता है। उन सबको जाम कर सकते हैं, वो चाइना के पास आज ताकत है। दूसरी बात, चाइना जो है, जो इंटरनेट आता है हिंदुस्तान के अंदर, ये सब अंडर सी केबल्स होती हैं। आज उनके पास वो वेसल्स है, वो जहाज है जो हमारे पास नहीं है, जिससे कि वो अंडर वाटर इंटरनेट कनेक्शंस काट सकते हैं। इसमें उनको हमसे फिजिकल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी मैं एक बात आपके व्यूअर्स को और बताना चाहता हूं, वो बहुत सीधी सी है। देखिए, हमने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें हुई हैं। जब पहली जंग हुई थी कश्मीर की, तो एक सीज फायर लाइन बनी थी, वो बनी थी 1 जनवरी 1949 को। समझिए इस बात को, वो वाली मिलिट्री लाइन आज भी कायम है ग्राउंड पर एज द लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरे नाम के साथ। इसका मतलब ये हुआ, वेस्टर्न थिएटर में हम कभी भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए हैं। ये आप प्लीज बात समझिए। ये जो हम बोल देते हैं कि हमने 71 की जंग जीती है, वो 71 जो था वो बांग्लादेश हमने बनाया, वहां तो पाकिस्तान वैसे भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन करगिल की जंग को क्या कहेंगे फिर आप? कारगिल तो जंग थी ही नहीं, कारगिल को मैं कॉन्फ्लिक्ट बोलता हूं। उसका ये एक गैम्बल था मुशर्रफ का। मुशर्रफ ने अपनी एयरफोर्स नहीं लगाई, मुशर्रफ ने अपनी नेवी नहीं लगाई। जब तक आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते हैं तो वो जंग होती ही नहीं है। और हमारा एजेंडा ये था कि जो हमारा एरिया है उससे हम पाकिस्तानियों को हटाएं वहां से, हमारा लिमिटेड एम था। तो हमने वो किया, और देखिए क्योंकि उन्होंने अपनी एयरफोर्स यूज नहीं करी, इसलिए हम अपनी आर्टिलरी को डायरेक्ट फायर में यूज कर पाए। देखिए, तो अगर आपने अपनी ताकत बनाई होती इस 34 साल में कि हम जो है उसको डरा सकें। अब देखिए, चीन आज हमारी जमीन पर बैठा है, क्या हम चीन को भगा पाए? वो आज भी वहीं बैठे हैं। लेकिन चीन और पाकिस्तान में फर्क तो हमें करना पड़ेगा। चीन चीन है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। देखिए, फर्क ये है कि उनके पास, चीन के पास ताकत है, हम उस ताकत को समझ रहे हैं। सस्पेंशन मीन्स नथिंग, इट बेसिकली मीन्स जो उनके आते थे ऑफिशियल्स हमारा चेक करने, डेटा हमारे वहां जाते थे, वो नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा है हमसे कि अगर आप
पानी रोकने की कोशिश करेंगे या पानी डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक लड़ाई का ऐलान होगा हमारी तरफ से। अच्छा, अभी पानी रोकना आसान काम नहीं है, ये पहले भी हम धमकियां दे चुके हैं और ये रिजर्वॉयर्स बनने पड़ते हैं, इसको सालों साल लगते हैं। ये अभी बयानबाजी हो रही है कि हमने 3 फेजेस में हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, सवाल ये है, पानी का इशू हम नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होगा आप सोचिए, हमारी ब्रह्मपुत्रा का पानी आ रहा है ऊपर चीन से। हम चीन से कहते हैं कि हम नीचे लेवल पे हैं, वो ऊपर लेवल पे है, वो हमारा पानी रोक देंगे तो क्या होगा। अगर हम पाकिस्तान का पानी, पहले तो आप रोक ही नहीं सकते, वो ग्रेविटी से पानी आएगा। अगर आपने मिसाल के तौर पे कहिए रोक भी लिया तो वो चीन क्या छोड़ देगा आपको, वहां बंद कर देगा आपका पानी। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर, भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल मज़ीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले मुख्तसर बात की जाए। मैं अब भी कहता हूँ कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। परवीन सुहाने ने भारत को हिला कर रख दिया। आइए आपको दिखाते हैं मज़ीद वो क्या कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो खास बात थी वो थी 6-7 मई की हवाई लड़ाई इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जेट्स का कितना नुकसान हुआ वो अभी तक सरकार ने नहीं बताया है, तो इसमें जिक्र हो रहा था। तो उसमें संदर्भ में जो शिव कुमार हैं हमारे, उन्होंने ये बयान दिया कि देखिए हमारे जो जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनका नुकसान हुआ है, कुछ का नुकसान हुआ है, कितनों का हुआ है वो बताया नहीं गया। देखिए अगर 1 या 2 होते तो सरकारी बता देती, तो वो बताया नहीं गया है, पर उन्होंने कारण बता दिया जो अभी तक किसी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकारी हिदायत थी, पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट था। हिदायत क्या थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो मिलिट्री के किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दागेगी, और इंडियन एयरफोर्स जो है पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उस पर दागेगी नहीं। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि जब भी एयरफोर्स लड़ाई करती है उसका सबसे पहला निशाना दुश्मन का एयर डिफेंस होता है, क्योंकि सबसे इमीडिएट खतरा एयर डिफेंस से होता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं सीड, जो होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो अगर आप उसको नहीं दाग रहे हैं और आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरर कैंप पे कर रहे हैं तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनिमी तो सिर्फ आपका जहाज को निशाना बनाएगा। तो उन्होंने ये बयान दे दिया कि साहब ये जो थी, ये हिदायत थी सरकार की तरफ से कि आप सिर्फ जो है वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेरर कैंप को आप दागिएगा। पर ये बात तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी बोल चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हिंदुस्तान को बताया गया था, उनकी सेना को, वो ये था, और एयरफोर्स को कि आप सिर्फ पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैंप है, लॉन्च पैड है, उनको दागेंगे, क्योंकि हमें बदला लेना था पहलगांव का। ये था, इसलिए उसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रख दिया गया था। अच्छा, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आप दागेंगे, ये तो जो अब नए बने हैं मोदी सरकार के अनौपचारिक राजदूत शशि थरूर, तो उन्होंने भी यही बयान दिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन एयरफोर्स थी या इंडियन मिलिट्री थी, उसको हिदायत थी कि आप सिर्फ जो है टेरर लॉन्च पैड और कैंप्स पे फायर करेंगे। ये गलत है हिदायत, इसको मैं आगे समझाऊंगा। तो ये बात बताई गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। शिव कुमार ने ये बोल दिया कि साहब सरकारी हिदायत थी कि आप ये नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिएगा, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तैयार थी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब 2012 से और स्पेशली 2019 से, जब हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है चीन की एयरफोर्स के साथ, और बहुत एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग। तो उनकी तैयारी पूरी थी, और उन्होंने अपना पूरा वो भी बता दिया हम क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसका एक उनकी वो बनाई गई है स्ट्रैटेजी, जिसको वो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहते हैं, बहुत एडवांस्ड है। तो उनकी तैयारी पूरी थी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि अब 3 बातें सामने आ गई। वो 3 बातें क्या है, क्यों हमारा नुकसान हुआ इंडियन एयरफोर्स का। पहला कारण जो कैप्टन शिव कुमार ने बोला कि पॉलिटिकल हिदायत थी कि साहब आप ये नहीं करेंगे, सिर्फ टेरर पे आप अटैक करेंगे। दूसरा कारण था कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो पूरी तैयार थी, चीन के साथ ट्रेनिंग करती थी। चीन का उनके पास J-10C हवाई जहाज था और चीन का PL-15 मिसाइल था। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा साबित हुआ उस लड़ाई के अंदर 6-7 की रात को। तो उनकी तैयारी पूरी थी। ये दूसरा कारण हो गया हमारे नुकसान का। तीसरा कारण क्या हुआ कि हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग कम है। अब ये क्यों कम है, अब मैं ये समझाता हूं। देखिए, मोदी सरकार जो है 2014 में आई थी, और अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने खुद एक कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जहां उन्होंने ये बता दिया कि
थ्रेट में बी नोन बट द एनिमी में बी इनविजिबल। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि थ्रेट जो है आपको पता है कहां से खतरा है, वो है पाकिस्तान की मिलिट्री से, वो आपको मालूम है, पर आप उसमें ध्यान मत दीजिए। आप एनिमी पे जो आज खड़ा हुआ है सामने, वो है टेररिस्ट, उसको दागिए। तो हिदायत क्या थी? हिदायत ये थी कि 2014 में खुद प्रधानमंत्री ने दी कि आप जो है अपना पूरा फोकस, बिल्कुल अपना एम वो है जो आप रखिए टेररिज्म के ऊपर, कि हमें टेररिज्म खत्म करना है। आप एनिमी को, पाकिस्तान की मिलिट्री को छोड़िए। देखिए वो वही बात हो गई जो शिव कुमार ने बोली है, वो हिदायत की, ये वहां से शुरू होती है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात थी जो प्रधानमंत्री ने खुद बोल दी, क्योंकि अब तक क्या हुआ था, जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं वो दखल अंदाजी नहीं करते हैं कभी उसके अंदर, मिलिट्री के मैटर्स के अंदर वो उसमें नहीं पड़ते हैं। वो जो काम होता है वो रक्षा मंत्री का होता है। तो रक्षा मंत्री क्या करते थे अभी तक? एक ब्रॉड ऑपरेशन डायरेक्टिव देते थे तीनों सेना को। इसका मतलब यह है कि एक आपने हिदायत दे दी कि साहब जो खतरा है, हम समझते हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप समझती है खतरा जो है वो मान लीजिए चीन से है, वो पाकिस्तान से, वो बता दिया जाता है। अब इस खतरे का आप कैसे इसको कम करेंगे या इससे लड़ेंगे, ये काम होता है मिलिट्री का, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो रक्षा मंत्री देते थे ऑपरेशनल डायरेक्टिव मोटी मोटी, और फिर फौजों को क्या करना है वो खुद तय कर। प्रधानमंत्री ने जब ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप टेरर पे कंसंट्रेट करिए, पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान की फौज पे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ही खुद दे दी, जो पहले कभी हुआ नहीं है। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसको तीनों सेनाओं ने बहुत सीरियसली लिया। और फिर हमने ये भी देखा है कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि फौज की वर्दी के अंदर कई बार दिखे, कभी किसी प्रधानमंत्री को हमने नहीं देखा। हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, हमारे यहाँ कमांडर इन चीफ नहीं होता है, मैं समझाता हूं, हमारे यहाँ सुप्रीम कमांडर होता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कमांडर है। उसका मतलब ये होता है कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, इंडिया करेगा कि नहीं करेगा, ये साइन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस पर कैबिनेट की। मतलब जो कैबिनेट होती है वो सलाह देगी प्रेसिडेंट को, और फिर जो है प्रेसिडेंट उस पर अमल करेगा और उस पर साइन कर देगा। अच्छा, इसका मतलब यह है कि कैबिनेट का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, मतलब कैबिनेट फैसला करके उनको बताएगी। कमांडर इन चीफ अलग चीज होती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कमांडर इन चीफ है, कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं तीनों फौजों को और वो हिदायत देते हैं क्या करेंगे। तो आप समझिए दोनों का फर्क। तो हमारे यहाँ जो ये है पूरा सिस्टम ही बदल गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इन्होंने ये हिदायत क्यों दी? मोदी को, सरकार को, मोदी जी को खुद किसी ने बताया होगा कि साहब हम क्यों टेरर के ऊपर, हम टेररिस्ट पे पूरा फोकस रखें और हम उस पर ना रखें। देखिए इसकी भी एक कहानी है, इसकी कहानी जाती है 2004 में। तब आर्मी चीफ हुआ करते थे निर्मल विज। उसके बाद वो रिटायर होने के बाद हमने देखा कि फिर वो विवेकानंद इंस्टीट्यूट में चले गए। कहने का मतलब ये है कि वो एक पॉलिटिसाइज्ड जनरल थे। विवेकानंद इंस्टीट्यूट सब जानते हैं, वो बीजेपी की इंस्टीट्यूट है। तो वो थे जिन्होंने फेंस लगाई लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में 2004 में फेंस लगी थी। अब वो होना क्या चाहिए था कि जो उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे AK एंथनी, उनको अपना काम आना चाहिए था पूछने के लिए कि साहब ये फेंस क्यों लगा रहे हैं आप। उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो फेंस ने दो चीजें कर दी। पहली चीज तो ये कर दी कि ये बता दिया अपनी फौज को कि देखिए फेंस लग गई है, अब जो भी टेररिस्ट इधर आता है हमें उसी से लड़ाई करनी है अपनी अपनी जगह के अंदर, टेरिटरी में। दूसरा क्या हुआ, ये देखिए एक माइंडसेट आ जाता है फौज के अंदर कि भाई मैं डिफेंसिव, मुझे लड़ाई लड़नी है, ऑफेंसिव नहीं लड़नी। इसकी भी एक टर्म है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में कायम होती थी, जिसे बोला जाता था मैगिनो मेंटालिटी, कि आप दीवार लगा लीजिए और अपनी दीवार के अंदर बैठ जाइए आके। अरे बाबा, खतरा टेररिस्ट से थोड़ा है, खतरा पाकिस्तान आर्मी से है। 2004 से पहले ये सारा जो पंगा है वो 1991 में शुरू हुआ था, प्रॉक्सी वॉर का। और 90s के अंदर हिंदुस्तान की फौज रेड्स करती थी। रेड का मतलब होता है हम जाते थे, हमारी फौज, और उनके जो पोस्ट है आर्मी की उस पर अटैक करते थे, वो भी करते थे। दोनों तरफ से काम होता था। तो ये नहीं होता था कि आप टेरर को अटैक कर रहे हैं सिर्फ, अब वहां पे दागिएगा जाके। वो हमने छोड़ दिया पूरा काम करना। तो ये बेसिकली सोच वहां से आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो बातें पता नहीं है, किसी ने बतानी है ना, तो ये सोच वहां से आई। तो देखिए ये सोच से हमें बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, अब आगे क्या हुआ इस सोच में, जब प्रधानमंत्री ने खुद बोल दिया कि आप टेरर पे फोकस करिए। उस समय एयरफोर्स चीफ होते थे एयर चीफ मार्शल अनूप रहा। उनको लगा कि अब एयरफोर्स को भी कुछ काम करना चाहिए इसी एरिया के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हिदायत दी है।
कि साहब आप लड़ाई की तैयारी तो ठीक है, उसको छोड़िए, आप फोकस करिए कि हम किस तरीके से टेररिज्म से लड़ाई करें, टेरर से लड़ाई करें, पाकिस्तान आर्मी नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया और उसके बाद जो भी चीफ आए उन सब ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा जो हम लड़ना चाहते हैं टेरर के खिलाफ। तो उसका नतीजा क्या हुआ? 2019 में बालाकोट हुआ, और उस बालाकोट में क्या हुआ? हमने फिर वही किया था पहले। बालाकोट के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स थी उसको बताया गया था कि आप सिर्फ जो बालाकोट में जो वो है टेरर का कैंप है, ये मदरसा वगैरह है, उन पे आप अटैक करेंगे। पर अगले दिन जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने अटैक किया तो उसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे किया, हमारा बहुत नुकसान हुआ, पर हमने उससे कोई सबक सीखा नहीं, क्योंकि हमें तो हिदायत मिली हुई थी। तो उसी हिदायत का जो जिक्र है वो आज कैप्टन शिव कुमार ने खुल के कर दिया है। ये तो सारी बात है। कहने का मतलब ये है, आप कभी इस सोच से जीत ही नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि आप कभी इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिज्म का खत्म कर ही नहीं सकते। दिक्कत टेरर नहीं है, दिक्कत टेररिस्ट नहीं है, दिक्कत उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिक्कत पाकिस्तान आर्मी है जो उसको पूरा दे रही है, बढ़ावा दे रही है, उसकी ट्रेनिंग कर रही है। उसको आप कुछ करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सवाल ये है कि अब आप कैसे लड़ाई करेंगे? अगर आप ये सोच लें कि मैं टेरर की जगह पाकिस्तान आर्मी से लड़ाई करूंगा, उसके लिए फिर आपको लड़ाई की तैयारी करनी है, जो 35 साल से हिंदुस्तान की फौज ने की ही नहीं है। अगर की होती तो पाकिस्तान ये सब बंद कर देता। अगर हमारे पास ताकत होती तो वो 35 साल तक ये क्यों करता रहता? आप मुझे समझा दीजिए। तो दिक्कत सारी यहां पर आ रखी है। अच्छा, अब आगे चलिए। तो जब ये हमने फैसला ले लिया, ये कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर में ये हिदायत दे दी गई जो शिव कुमार ने बोली है, हम टेररिज्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, तो अब हम ऑफेंसिव क्या करेंगे? वो भी तो कुछ करना था सरकार को। तो ऑफेंसिव के लिए 2 चीजें चुनी गई करने की। पहली चीज थी जो आज हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, मैं उनका ये आपको छोटा सा क्लिप सुनाना चाहता हूं, ये आप सुनिएगा। In India, one is Pakistan, which is the sponsor of this. How do you tackle Pakistan? When you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win, because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if we are in the defensive option, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अब इस क्लिप में उन्होंने ये कहा है कि हम अगर सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे तो हमारा उसमें नुकसान होगा, जो सही बात है कि अगर वो हम पे 10 बार हमला कर रहा है, 10 हम पे दाग रहा है, गोले दाग रहा है, हम कितने 8 रोक लेंगे, 2 तो फिर भी हमें नुकसान करेंगे। तो हमें डिफेंस की जगह उन्होंने बोला ऑफेंसिव डिफेंस करेंगे। और उन्होंने एक मिसाल भी दे दी। मिसाल ये दे दी कि अगर पाकिस्तान मुंबई करेगा, ये क्लिप पे है, सुनिए आप। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है, चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड चाहिए वो तो नहीं। तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है कि हम घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यू एक्सपोज कंप्लीटली द लिमिटेशन ऑफ द एयरफोर्स, जो आपकी मेन फोर्स है। आपने 2019 में की, आपने अब करी, तो अब आपके पास कहां जाएंगे आप सामान लेने के लिए? वो जल्दी से तैयारी करेगा। वो पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा है कि चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स देगा पाकिस्तान को, जिसको हम बोलते हैं DF-17 विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, दे विल गिव इट टू देम। उसका हमारे पास कोई हल नहीं है, वो कमजोर नहीं है बिल्कुल, और डाउन वो इम्प्लोड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर खतरा है तो आपको खतरा है कि फौज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूं वो फ्री देगा। वो इसलिए कर रहा है ये सब वो तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण यह है कि दुनिया ने यह देखा है
कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगली लड़ाई होगी वो वहां पर चलेगी, वहां पे तय होगी मेरे हिसाब से। जी। तो आप उसको नहीं बता पाए, दुनिया ने ये देखा है कि अगर आप वो नहीं समझा पाते हैं, दैट मीन्स पाकिस्तान जो है वो आपका कॉम्पिटिटर है। तो दुनिया देख रही होती है। अब हम अपना कुछ भी सोचते रहे, दुनिया देख रही है क्या हुआ है। दुनिया ने अपने नतीजे निकाल लिए हैं कि क्या हुआ है। और अच्छा देखिए, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि 4 ऐसे मुल्क हैं या 4 ऐसी जगह हैं जिनके पास पूरी दुनिया का सैटेलाइट है, व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन, अराउंड द क्लॉक दे कैन सी क्या हो रहा है वो दुनिया कौन में। सी 4 हैं? जीपीएस है अमेरिका का, जी हाँ। गलीलियो है यूरोप का, जी हाँ। ग्लोनॉस है रशिया का, और बेदू है चाइना का। अच्छा। और बेदू इन सब में से अच्छा है टेक्निकली, बिकॉज वो बहुत लेटेस्ट है, उसमें 45 सैटेलाइट्स है, किसी और में नहीं है। तो एग्जैक्ट क्या हुआ रियल टाइम में दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा। अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। अब आप ये कहना कि पॉज का है कि अब दोनों को अपनी जो लिमिटेशंस है उसकी तैयारी करनी है। पाकिस्तान जल्दी से कर लेगा क्योंकि चीन उसको सब कुछ देगा। वो अब रिपोर्ट आ रही है कि वो आधे पैसे पे देगा, मैं कहता हूं वो फ्री देगा, वो कोई पैसे नहीं लेगा, उससे हम घूमते रहेंगे। वो तो हमें डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ना। हाँ, चीन की तो राजनीति ही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपने ये न्यू नॉर्मल जो क्रिएट करा है वो इतना डेंजरस है कि जो वॉर का थ्रेशोल्ड है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। अगर हम कोई भी जंग में शामिल होते हैं तो हमारे 3 सेक्टर्स में हमें जंग लड़नी होगी मेरे हिसाब से। एक तो पाकिस्तान के, एक लद्दाख में, और तीसरा बांग्लादेश। नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको जंग 2 जगह लड़नी होगी। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान अकेला नहीं है। इट इज व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग फॉर सो मेनी इयर्स, दिस इज अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। चाइना उसके साथ खड़ा है, सिर्फ हाथ नहीं दिखा रहा है। वो तो पूरा चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरी जंग आपकी होगी कश्मीर के अंदर। अच्छा। जहां तक उनका ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, वो ये इंश्योर करेंगे जो आपकी एयरफोर्स है वो तकसीम रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। पर वो कुछ करेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी एक्टिविटी जो है वो बढ़ा देंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपके साथ। वो आपको अपने लेवल का समझते ही नहीं है। और सब ये, इससे एक और बात निकली, अब पूरी जो दुनिया है, अब हम कह रहे हैं कि साहब हम हाइफोनेट हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप खुद ही तो करते रहते हैं सारा टाइम। जो जंग होती है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज मैटर। 35 साल जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों चलती रही है? क्योंकि हमारे पास कभी क्रेडिबल कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज थी ही नहीं। मिसाल के तौर पर चीन ईस्ट लद्दाख में बैठा है, हम क्या उसको बाहर फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? और काउंटर टेरर तो आप अपने एरिया में कर रहे हैं ना, यहां पे फेंस लगा के आप करते रहिए, 35 साल और करते रहिए। वो इसलिए कर रहा है ये सब वो कुछ। तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान अंदर से ही इम्प्लोड हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। मैं यही आपसे अर्ज करना चाहता था। उन्होंने अपना डिफेंस बजट 20% बढ़ा दिया है, चीन उनके साथ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। मेरे हिसाब से आज चीन साउथ एशिया पे छा गया है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड सही है, वो तो सही। नहीं तो देखिए ना, अगर वो छा गया है, उनका इस्लामिक पार्टनर इसमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान है जो कि अरब और मुस्लिम कंट्रीज के साथ बहुत कुछ कर सकता है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं और पाकिस्तानी भी मानते हैं, उनकी गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक और आपसे ये बात कहूं कि उनकी तैयारी हमसे पहले होगी और मेरे हिसाब से दे विल बी रेडी मच फास्टर ये पॉज हटाने के लिए। जैसा कि आपने देख लिया वीडियो के अंदर किस तरह परवीन सुहाने ने बताया है कि कश्मीर अब पाकिस्तान को दे दो,
क्योंकि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, उससे लड़ने की सलाहियत हम नहीं रखते। उनकी बातों से यही ज़ाहिर होता है। आज के लिए इतना ही। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी भाई दोस्त न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को देखकर एक प्यारा सा जुमला पाकिस्तान के लिए लिख दें।